हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार आपका मदर इंडिया एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हमारी एंशिएंट इंडिया की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर हम बिंदुसार की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिंदुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और जो मौर्य साम्राज्य है वो हमारा कब से कब चलता है। मौर्य साम्राज्य चलता है हमारा 322 से लेके और 184 बीसी तक चलेगा, जिसके अंदर 322 से लेके और 297-98 बीसी तक कौन रहता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य रहेगा। और 297-98 में अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड मिलता है। कई जगह पे 297 है, कई जगह पे 298 है। तो उसका जन्म मतलब ये राजा बनता है यहाँ पर। और 273 बीसी तक राजा कौन रहेगा, बिंदुसार रहेगा भाई। ठीक है, ये दुर्धरा का पुत्र था। किसका था, दुर्धरा का पुत्र था। तो इसके बाद बिंदुसार का जो दूसरा नाम था अमित्रघात या अमित्रोकेटस भी बोलते थे भाई इसको। ये शत्रु विनाशक होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, शत्रु विनाशक होता है। पतंजलि की महाभाष्य जो है ना, और यूनानियों के मुताबिक इसको क्या बोला जाता था, अमित्रघात या अमित्रोकेटस बोलते थे। किसके मुताबिक, पतंजलि की महाभाष्य और यूनानियों के मुताबिक बोलते थे इसको अमित्रघात। इसके अलावा सांची का एक स्तूप है जो कि अशोक ने बनवाया था, उसके अंदर इसका नाम क्या है, उसके अंदर इसका नाम बिंदुसार ही रहेगा। जैन ग्रंथ जो है ना, जैन ग्रंथों के मुताबिक इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम सिंहसेन रहेगा। और सीरिया जो है ना, सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, उनके साथ इसके संबंध क्या होते थे, बहुत ही अच्छे संबंध होते थे। और उनसे है ना ये अंगूरी शराब मंगवाता था, क्योंकि ये जो बिंदुसार है ना ये शराब का शौकीन राजा होता था। तो इसने अंगूरी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक भी बुलाया था। ये चीजें तो लगातार मंगवा रहा था, शराब और अंजीर तो, लेकिन एक दार्शनिक भी इसने बोला कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक दार्शनिक भेज दीजिए। तो फिर जो एंटियोकस था ना, उसने यहाँ पर डायमेक्स नाम से क्या भेजा है, एक राजदूत भेजा है, दार्शनिक भेजा भाई। ठीक है, दार्शनिक तो नहीं भेजा, लेकिन राजदूत बनाकर कौन भेजा, डायमेक्स भेजा भाई। ठीक है, और एक राजदूत इसके समय में मिस्र का राजा जो टालेमी द्वितीय है, टालेमी द्वितीय होता था मिस्र का राजा, उसने भी भेजा था। क्या नाम था उस राजदूत का, डियोनिसिस नाम था। क्या नाम था, डियोनिसिस। इसकी भाई 16 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे भाई इसके। ठीक है, इसके 101 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था वो सुसीम था, और दूसरे नंबर पे अशोक था, तीसरे नंबर पे तिस्य था, और बाकी और भी इसके बहुत से पुत्र थे भाई। ठीक है, इसके 2 सेनापति होते थे। 2 सेनापति कौन कौन से, राधा गुप्त और विक्रम भट्ट। 2 क्या होते थे, सेनापति होते थे। और आने वाले समय में है ना अशोक का भी सेनापति राधा गुप्त रहेगा। इसी की सहायता से है ना अशोक क्या बना था, राजा बना था भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य मानता था जैन धर्म को। इसके बाद जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय को मानेगा। किसको मानेगा, आजीवक संप्रदाय को। और आने वाले समय में जो अशोक है ना वो किसको, बौद्ध धर्म को मानेगा। किसको मानेगा, बौद्ध धर्म को मानेगा भाई। ठीक है, तो आजीवक संप्रदाय का मतलब है ब्राह्मण धर्म का हिस्सा होना भाई। ठीक है, फिर 500 मंत्री होते थे भाई। तो आज तक मतलब सबसे बड़ा मंत्रिमंडल किसका था, वो बिंदुसार का था भाई। और कितने मंत्री थे इसके मंत्रिमंडल में, इसके मंत्रिमंडल में 500 मतलब मंत्री होते थे। और एक देखिए मैं बताता हूँ, तक्षशिला जो थी, तक्षशिला के अंदर जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर है, वहां पर सुसीम क्या होता था भाई, सुसीम वहां का राज्यपाल होता था। कहाँ का, तक्षशिला का। ठीक है, जबकि जो अशोक है ना ये अवंती यानी उज्जैन के अंदर क्या होता था, मतलब ये राज्यपाल होता था। तो एक बार तक्षशिला में क्या होता है, एक विद्रोह हो जाता है, और वो विद्रोह है ना सुसीम के मतलब अंडर में नहीं आता है, यानी वो उसको काबू नहीं कर पाता। तो उस विद्रोह को कौन दबाने जाता है, अशोक, और वो कामयाब हो जाता है भाई। ठीक है, क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं कि सम्राट है ना अशोक राजा कैसे बना। तो जैसे ये इस विद्रोह को दबा के वापिस आया ना, तब तक क्या होता है, इसके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 297-98 की बात है। और उस समय इसके पास जो है ना
मतलब राजा गुप्त नाम से जो इसका सेनापति था, किसका, बिंदुसार का, इसने है ना इसके पास मैसेज भिजवा दिया कि इस प्रकार से दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है। तो ये वापिस आता है अशोक और आके मतलब क्या कर जाता है, राजा गुप्त की सहायता से राजा बन जाता है भाई, ठीक है। क्या बन जाता है, राजा बन जाता है भाई, ठीक है। तो वहां की जो सेना थी ना, वो सेना क्या नहीं करती है, अशोक को स्वीकार नहीं करती है। तो ऐसे उसमें क्या करता है कि राजा जब ये सम्राट बना तो ये लोगों के बीच जाता है और लोगों ने मतलब है ना इसको मतलब राजा मानने से इनकार कर दिया। तो जो इनकार कर रहे थे ना उनमें से 2-3 को पकड़ के और घोड़े के पीछे बांध के इधर उधर जब घुमाता है ना तो सभी कहने लग जाते हैं कि अशोक जो राजा है वही हमारा सम्राट होगा। तो इस प्रकार से इसने है ना ताकत के बेस पे क्या बन जाता है, ये राजा बन जाता है भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ये अवंती उज्जैन का क्या होता था भाई, ये राज्यपाल होता था। और तक्षशिला का कौन होता था, सुसीम इसका बड़ा भाई था भाई, ठीक है। और ये वही उज्जैन है जहां पर 1235 में है ना इल्तुतमिश ने महादेव का मंदिर लूट लिया था और 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। सुसीम मैंने बता दिया, तक्षशिला का मतलब राज्यपाल होता था और वहां का विद्रोह को काबू नहीं कर पाया तो उसको काबू किसने किया था, फिर ये सम्राट अशोक ने किया था भाई, ठीक है। अशोक किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था भाई, ठीक है। और इसकी एक मतलब देखिए 2 संतान थी, एक इसका पुत्र महेंद्र था और एक इसकी बेटी थी संघमित्रा। और आने वाले समय में है ना ये इन दोनों को श्रीलंका भेज देगा। किस चीज के लिए भेजेगा, ये है ना जो बौद्ध धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए भेजेगा। और इसने जो है ना बौद्ध धर्म की दीक्षा वो उपगुप्त से ली थी। किससे ली थी भाई, उपगुप्त से ली थी। और इसकी पत्नी का नाम महादेवी था और इसकी पत्नी महादेवी जो है ना वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। इसीलिए है ना इसने भी क्या मानना शुरू कर दिया था, बौद्ध धर्म मानना शुरू कर दिया था। तो 273 बीसी के अंदर ये क्या बन जाता है भाई, ये राजा बन जाता है। 273 बीसी में क्या बन जाता है, अशोक राजा बन जाता है। लेकिन गृह युद्ध चलता रहा तो 269 बीसी के अंदर यानी 4 साल बाद, देखिए गद्दी पे 273 में बैठता है, 4 साल बाद क्या होता है, राज्याभिषेक होता है भाई। इसका राज्याभिषेक 4 साल बाद होता है। तो अब पूछ लेते हैं कि 4 साल तक राज्याभिषेक क्यों नहीं हुआ, क्या कर रहा था भाई। तो उस समय जो इसके 99 जो भाई थे ना, जो भी इसकी तरफ नहीं थे उनको मतलब समेटने में लगा हुआ था। या फिर ये भी कह सकते हैं कि गृह युद्ध की वजह से 4 साल बाद क्या होता है, अशोक को राज तिलक होता है, राज्याभिषेक होता है भाई, ठीक है। दीप वंश और महावंश के मुताबिक है ना इसके 99 भाई है, उनका इसने क्या किया था, वध किया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चंड अशोक कहा जाता है। और देवप्रिय नाम भी था भाई अशोक का, क्या नाम था, चंड अशोक। किसे कहा जाता है, अशोक को। देवप्रिय भी किसका नाम था, अशोक का नाम होता था। इसकी माता का नाम है ना सुभद्रांगी था। क्या नाम था, सुभद्रांगी था। और वो चंपा की क्या होती थी, राजकुमारी होती थी। इसके बाद में बात करता हूं कि जो बिंदुसार है उसने मतलब किससे, सुभद्रांगी से विवाह कर रखा था। इसकी माता का नाम बता दिया। इसका पिता कौन होता था, अशोक का बिंदुसार होता था भाई। 261 बीसी यानी कलिंग, वर्तमान में इसको उड़ीसा बोलते हैं भाई, ठीक है। 13 साल बाद है ना ये कलिंग पर क्या करता है, आक्रमण करता है। किसके लिए, हाथियों के लिए करता है। किसके लिए आक्रमण करता है, हाथियों के लिए। 261 में यानी 13 साल बाद क्या करता है, ये कलिंग पर आक्रमण करता है। इससे पहले आक्रमण करने वाला कौन था, इससे पहले महापद्मानंद था। किस वंश का, नंद वंश का राजा होता था, ठीक है। तो वो तो वहां से जीत सेन की मूर्ति लेकर आया था और ये क्या करता है, यहाँ पर हाथियों के लिए आक्रमण करता है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये मतलब जैसे विष्णु पुराण के मुताबिक है ना अशोक का नाम अशोक वर्धन है। विष्णु पुराण में अशोक का नाम क्या लिखा हुआ है, अशोक वर्धन लिखा हुआ है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अंदर इसका नाम क्या लिखा हुआ है, अशोक नाम। अशोक नाम किस अभिलेख में पाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्की और गुर्जरा दोनों के अंदर केवल अशोक नाम है, बाकी के अंदर नाम इसके बदल बदल कर है भाई, ठीक है। और मास्की के अंदर तो इसको बुद्ध शाक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। जबकि शाक्य कुल का कौन होता था, महात्मा बुद्ध होता था। तो इसको मतलब अशोक को भी बुद्ध शाक्य के नाम से जानते। बुद्ध शाक्य कौन था भाई, बुद्ध शाक्य अपना अशोक था। फिर एक है
भार्गव जो भागरू मतलब अभिलेख है, इसके मुताबिक इसका नाम क्या होता है? मगधाधिराज इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? मगधाधिराज नाम होता है। एक बराबर गुहालेख मिला है, बराबर गुहालेख के अंदर इसका नाम क्या है? प्रियदर्शी नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? प्रियदर्शी रहेगा। 5वें अभिलेख के अंदर इसने है ना अपने जो 99 भाइयों की मृत्यु करी थी, वध किया था ना, उसका वर्णन किसके अंदर? 5वें अभिलेख के अंदर मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ना, उसके अंदर हमें किसकी जानकारी मिलेगी? जो इसका कलिंग का युद्ध हुआ ना, कलिंग का युद्ध हुआ, यानी जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, और वो किसके लिए लड़ा था? इसने हाथियों को जीतने के लिए लड़ा था। और 30 या नंदराज नाम से राजा होता था उस समय पे, वहां पर क्या होता था? 30 या नंदराज के नाम से राजा होता था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, एक रोमिला थापर इतिहासकार रही है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि अशोक के पास कलिंग को जीतने के बाद कुछ और जीतने के लिए नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि इसने 16 के 16 महाजनपद जीत लिए थे, कलिंग जीत लिया। अब और कुछ जीतने के लिए किसके पास नहीं बचता है? अशोक के पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। जो कलिंग युद्ध था ना, उसके अंदर इसके लगभग 1 लाख सैनिकों की तो मतलब क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इसने 1.5 लाख सैनिक वहां पर है ना मतलब बंदी बना लिए थे। क्या कर लिए थे? बंदी बना लिए थे। अगले दिन जब वो घूमने जाता है ना वहां पर, तो उसकी मतलब जैसे वहां पर जो भी जैसे जो महिलाएं थी वो रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, घायल पड़े थे, तो इस हालात को देखकर ये क्या करता है? ये है ना इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये फिर क्या करता है? ये बहरी घोष नामक स्थान पर जाकर दम का रास्ता अपना लेता है, मतलब युद्ध करना छोड़ देता है। भाई वहीं से इसने प्रण ले लिया कि आज के बाद मैं क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, इसके बाद इसने मतलब है ना ये जो अपने अभिलेख होते हैं, अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा देने वाला पहला राजा कौन था? सम्राट अशोक था। इसके बरहित अभिलेख कितने थे? 14 थे। और लघु अभिलेख कितने थे? 13 थे। और शतम कितने थे? 7 थे। अब मैं बताता हूं कि ये अभिलेख जो है ना, इनको शिलालेख भी कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी जानकारी मिलती है, यानी बड़े सारे पत्थर के ऊपर जो जानकारी मिलती है उसको बृहत अभिलेख बोलते हैं, जो कि 14 थे, संख्या में 14 थे भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लघु की। लघु यानी कि जिसके अंदर छोटे मैसेज छोड़ने होते हैं तो छोटे पत्थरों पे लिख दिया जाता, वे 13 थे। और शतम कितने बनवाए थे इसने? शतम इसने 7 बनवाए थे, यानी पत्थर के ऊपर मतलब मैसेज लिखवा देना। ठीक है, इसके बाद अभिलेखों के माध्यम से मैंने बता दिया शिक्षा देने वाला पहला राजा था। उसके अंदर जो भाषा मिलती है ना, वो प्राकृत भाषा मिलती। कौन सी भाषा का वर्णन है? प्राकृत भाषा का। लिपि जो है ना, 3 लिपियों में इसके अभिलेख मिले हैं भाई, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक भी कह सकते हो। अरमाइक और ग्रीक। ब्राह्मी जो है ना वो कहाँ से मिले हैं? वो भारत से ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। पाकिस्तान से कौन से मिले हैं? खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अरमाइक और ग्रीक भाषा की कहाँ से मिले हैं? ये अफगानिस्तान से मिले हैं भाई। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान से मिले हैं। इसके अलावा मेरठ और टोपरा अभिलेख, मेरठ और टोपरा अभिलेख जो है ना, मेरठ और टोपरा अभिलेख। टोपरा तो देखिए हरियाणा के अंबाला के अंदर होता था, जो कि अभी यमुनानगर के अंदर टोपरा गांव आता है। यहाँ से जो अभिलेख मिले हैं ना, इनको दिल्ली कौन लेके जाता है? फिरोज शाह तुगलक यहाँ से कहाँ ले जाएगा? दिल्ली ले जाता है भाई। ठीक है, 1750 में टी पेंथलर ने मतलब क्या किया था? इसकी खोज करी थी भाई। और 1837 में ना जेम्स प्रिंस ने इनको मतलब पढ़ने का कार्य किया था। इसके बाद जो 14 बृहत अभिलेख हैं, उनके अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल, मतलब यहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं कि जो इसके अंदर पहला अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? पशु बलि की निंदा की गई है। इसने पहले अभिलेख में क्या? पशु बलि की निंदा की है। इसके बाद दूसरे अभिलेख में क्या है कि मानव व चिकित्सा का वर्णन किया गया भाई। मानव व चिकित्सा का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से है? 2 नंबर अभिलेख से। 3 नंबर के अंदर क्या है? 3 नंबर के अंदर देखिए याद हो जाएगा, 3 से 3 अधिकारियों की क्या की थी? इसने नियुक्ति की थी भाई। ठीक है, नंबर 4 पे क्या है? बहरी घोष व दमघोष का वर्णन करता भाई। किसका? बहरी घोष व दमघोष का वर्णन किसके अंदर? 4 नंबर अभिलेख में रहेगा। 5 नंबर के अंदर 5 नंबर के अंदर रहेगा धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति करता है। किसकी करता है? धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति करता है भाई। ठीक है,
नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कि जब चाहे ना प्रजा राजा से क्या कर सकती है, मिल सकती है। ये किसके अंदर, 6 नंबर के अंदर लिखा हुआ मिलेगा भाई। इसके बाद नंबर 7 में क्या है, सब संप्रदाय, यानी जितने भी संप्रदाय ना सब इकट्ठे रहेंगे, साथ साथ रहेंगे, ठीक है, कोई भी संप्रदाय छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसके बाद 8 नंबर अभिलेख में क्या वर्णन मिलता है, धम्म यात्रा का वर्णन मिलता है। धम्म यात्रा के दौरान इसने कितनी 256 रातें बिताई थी। धम्म यात्रा के दौरान अशोक ने कितनी रातें बिताई, 256 रातें। ये क्वेश्चन मतलब आ जाता है एग्जाम के अंदर। इसके बाद इसने 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद इसने है ना बोध गया की यात्रा करी थी। कहाँ की थी भाई, बोध गया की। और 20 साल बाद क्या करता है, ये लुम्बिनी वन की यात्रा करता है। कहाँ की करता है, लुम्बिनी वन की यात्रा करता है भाई, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर के अंदर इसने समारोह की निंदा की है। किसकी, समारोह, कोई भी मतलब जैसे खुशी दुखी के मौके पर कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, समारोह नहीं होना चाहिए। नंबर 10 पे इसने ख्याति और गौरव की निंदा की है, यानी किसी भी प्रकार की यदि किसी ने मतलब जैसे कोई ख्याति या गौरव प्राप्त किया है तो उसका मतलब ज़्यादा सा वर्णन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी अशोक ने क्या की है, निंदा की है। 11 नंबर के अंदर अशोक ने धम्म की व्याख्या करी है। जैसे कई बार मन के अंदर इच्छा हो जाए कि धम्म क्या होता है, कैसे अपनाया जाएगा, उससे संबंधित सारी जानकारी इसके अभिलेख नंबर 11 के अंदर मिलेगी। फिर 12 के अंदर क्या है, स्त्री महामात्रों का वर्णन मिलता है। इसने स्त्री महामात्र भी मतलब नियुक्त कर दिए थे। और इसके अंदर इसने बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति जी चाहे ना उस धर्म को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। 13 नंबर के अंदर इसने किसका, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कि इसका कलिंग जो युद्ध है ना उसका वर्णन किया गया है भाई, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूं 14 नंबर में इसने धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। 14 नंबर में किसका, धार्मिक जीवन का वर्णन किया है। इसके अलावा देखिए कि 99 भाइयों का जो था वो किसके अंदर, 5 नंबर के अंदर था भाई। किसके अंदर, 5 नंबर के अंदर धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति। और 5 नंबर के अंदर ही इसने मतलब क्या, अपने 99 भाइयों की जो मृत्यु है ना उसके बारे में भी हमें जानकारी दी है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर बिंदुसार और अशोक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने कवर करने की कंप्लीट कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।